हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मनीषा साहू आप सभी का एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम जो है छत्तीसगढ़ में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो व्यापम का हो या फिर पीएससी का हो, टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, उन सभी से जुड़े हुए क्लास जो है हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। जिसमें टेक्निकल आपको मनीष सर जी के द्वारा पढ़ाया जाता है और नॉन टेक्निकल जिसमें सामान्य अध्ययन जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल को पूर्ण किया है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को भी हमने इससे पिछले कक्षा में पूर्ण कर लिया है। इसके बाद हमने एडीओ के दो टॉपिक देखे थे, जिसमें सूचना का अधिकार और मनरेगा को हमने कवर किया था। उसमें थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लासेस भी हो चुकी हैं। आप सभी ने यदि उसका क्लास नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल में और उस क्लास को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही आपके एडीओ के एग्जाम के लिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक? छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास टॉपिक है ना। छत्तीसगढ़ का इतिहास जितना छोटा दिखता है उतना ही वो क्या है, लेंदी भी होता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इतिहास मतलब बीता हुआ काल या फिर बीता हुआ समय। तो इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं? तो ठीक है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता या फिर क्यों इतिहास पढ़ा जाता है, ताकि हम जो है हमारी सभ्यता की या फिर संस्कृति के विकास क्रम को समझ सकें, या फिर बीते समय में हुए गलतियों को या फिर कमियों को सुधार कर हम आज के जीवन को अच्छा बना सके, बेहतर बना सके। इसके लिए हम जो है इतिहास पढ़ते हैं। साथ ही साथ इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो हमारे इतिहास के प्रमुख कवि थे, प्रमुख राजाएं थे, उनके द्वारा निर्मित जो प्रमुख स्मारक थे, जैसे कि देखा जाए तो मुगल काल में बहुत ही मुगल कालीन स्थल बने हैं, जैसे कि आगरा का जो है ताजमहल है, लाल किला है। वैसे ही जो है हमारा जो मंदिर शैली है, जो मतलब 3 मंदिर शैली है, उसमें से अलग अलग शैली का अलग अलग राजा वंशों ने इस आविष्कार किया है। अगर साउथ में जाए तो साउथ में जो हमारे जो दक्षिणी राजवंश थे, उन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरती से द्रविड़ियन शैली को दिया है। उत्तर में हम देखें तो गुप्त काल में अलग अलग कालों में अलग अलग मंदिर शैली देखने को मिलती है। तो हमें इतिहास पढ़ने के लिए जो ऐतिहासिक साक्ष्य हो गए, साहित्यिक हो गए, स्मारक हो गए, या फिर इतिहास में जो हमारे साथ घटना घटी है उसको जानने के लिए हम जो है इतिहास का जो है अध्ययन करते हैं। चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य पे हो या फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है या फिर किसी भी राज्य के परिप्रेक्ष्य में है, इसे अलग जानने के लिए अलग अलग काल में विभाजित किया जाता है। अगर हम भारत का इतिहास देखें तो भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ा जाता है। ठीक है, एशियंट इतिहास, मॉडर्न इतिहास एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? मिडिवल हिस्ट्री जो है दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है? जहाँ मुगल जो है समाप्त होते हैं और ब्रिटिश का आगमन होता है, वहाँ तक जो है मिडिवल हिस्ट्री जो है चलती है। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब ब्रिटिश जो है प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, प्लासी का युद्ध 1857 की क्रांति, यहाँ से ये प्रारंभ होकर कांग्रेस की स्थापना, गांधी युग, कांग्रेस का नरमपंथी, गरमपंथी, कांग्रेस के बाद गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी कैसे जो है अलग अलग आंदोलन करके भारत को आज़ाद करते हैं, यहाँ तक जो है हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन इतिहास में हम पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, उसके बाद गुप्त काल है ना, मौर्य काल, गुप्त काल, अलग अलग काल करके हम जो है हर्षवर्धन काल में हम प्राचीन काल को जो है समाप्त करते हैं। प्राचीन काल में ही राजपूत काल आता है। राजपूत काल में जो छोटे छोटे राजवंश होते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध होता है, दक्षिण के राजवंश आते हैं, चोल डायनेस्टी आती है, इन सबको हम जो है प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। तो भारत के इतिहास को अलग से हम जानेंगे। भारत का इतिहास जो है मतलब भारत के समान अध्ययन में शामिल होता है। यदि हम यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, छत्तीसगढ़ के इतिहास को सरलता से समझने के लिए हम जो है 3 भाग में बांटते हैं। जैसे कि भारत के इतिहास को बांटते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास क्या है? जिसमें जो है सबसे स्टार्टिंग में जो है मानव कैसे रहता था और मानव जो है अपनी कला को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कौन कौन से जो है विधाएं यूज करते थे या फिर विधाओं का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं। प्राचीन काल का सबसे प्राचीन या फिर सबसे प्रथम पड़ाव होता है पाषाण काल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे स्थल मिले हैं जहाँ पे पाषाण कालीन क्या मिले हैं, सभ्यताओं की या फिर साक्ष्यों की जानकारी हमें मिली है, जिसमें से एक है रायगढ़ में स्थित है कबरा पहाड़, है ना। ऐसे बहुत सारे स्थल है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला है पाषाण काल। पाषाण काल से प्राचीन काल स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके समाप्त होता है? बाढ़ वंश में समाप्त होता है। बाढ़ वंश के साथ ही क्या
क्या होता है, बाढ़ वंश के साथ ही कलचुरी जो है छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं। बाढ़ वंश कहाँ रहते हैं, पाली में, पाली कोरबा के स्थित है पाली स्थल में जो है कलचुरियों का आक्रमण होता है। बाढ़ वंश के राजा को ये लोग पराजित करते हैं। फिर किस वंश की शुरुआत होती है, कलचुरी वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कलचुरी वंश के साथ ही ये क्या होता है, मध्यकालीन इतिहास जो है प्रारंभ हो जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास में हम दो मुख्य रूप से राजवंश को देखते हैं, या फिर कलचुरी राजवंश और मराठा राजवंश। इसी बीच में हम जो है दक्षिण या फिर बस्तर के राजवंश को अलग से पढ़ते हैं, जिसमें बस्तर में भी बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से क्या होता है, काकतीय राजवंश होता है। ठीक है, जो कि अभी भी जो है बस्तर क्षेत्रों में या फिर जगदलपुर में राजवंश जो है दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 1854 में क्या होता है, मराठा के अंतिम शासक होते हैं रघुजी तृतीय, उनका निधन होता है। तो डलहौजी की हड़प नीति होती है, क्योंकि रघुजी तृतीय का कोई भी वैध संतान नहीं होता है, तो हड़प नीति के तहत, डलहौजी के हड़प नीति के तहत जो है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ उससे पहले किसका भाग होता है, नागपुर का हिस्सा होता है, तो नागपुर जो है हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाता है। उसी के तहत छत्तीसगढ़ भी क्या होता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो 1854 से लेके 1947 के बीच जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास चलता है। ठीक है, इस बीच में अलग अलग जो है राजनेता आएंगे। ठीक है, जैसे कि कौन आएंगे, सुंदरलाल शर्मा जी आएंगे, वामन राव लाखे आएंगे, है ना, छेदीलाल आएंगे, ऐसे बहुत सारे राजनेता आएंगे, जिनसे जो मिल के क्या करेंगे, भारतीय मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़कर छत्तीसगढ़ को भी, मतलब छत्तीसगढ़ की भूमिका भी भारतीय स्वतंत्रता में शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सामान्य परिचय मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास और भारत के इतिहास के बारे में दिया, आपको इसमें रुचि जागृत हुई होगी और आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। प्लीज़ क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, ताकि वीडियो बनाने में या फिर क्लास बनाने में, क्लास के लेक्चर देने पे हमें भी मोटिवेशन फील हो और हमें भी बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से। आप सभी को इतना तो समझ में आया ना, बोर तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इतिहास जो है कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को बोरियत भी लगता है। इतिहास मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इतिहास जो है कहीं ना कहीं कहानी के रूप में अगर हम समझें, या फिर बीती हुई घटनाओं के बारे में हम सोचें, उस चीज़ को मनोरंजन के रूप में देखें, उसे फील करें, जो भी घटनाएं घटी हैं, तो इतिहास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और याद करने में जो है बहुत ही आसानी होती है। एक बार यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास को या फिर भारत के इतिहास को आपने घटनाओं को विजुलाइज करके, उसे जो है विजुलाइज करके यदि हम पढ़ें कि हाँ उस समय राजा होते थे, वो ऐसे ऐसा करते थे, ये घटनाएं हुई, ये युद्ध हुआ, एक प्रारूप बना के यदि हम पढ़ते हैं, तो मेंस में लिखने के लिए भी आसानी होती है। और यदि फैक्ट पूछा जाता है पेपर में, तो वो भी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अगर फैक्ट पूछा जाएगा, तो आसानी से वो फैक्ट जो है हमें याद होते जाते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों को डेट याद करने में, सन याद करने में परेशानी होती है, लेकिन उस डेट को यदि हम विजुअलाइज कर ले, उसको याद कर ले कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में, जैसे हम पिक्चर देखते हैं या फिर कोई भी मूवी देखते हैं, तो हमें हर एक, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये गाना आएगा, इस गाने के बाद ये आएगा, ऐसे याद होता है। वैसे ही इतिहास भी हमें याद होते जाता है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, गणित नहीं है। गणित में तो फार्मूला याद करना पड़ता है, जिनको जो है फार्मूला से डर लगता है या फिर गणितों से डर लगता है, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है किसी भी इतिहास से संबंधित डेट को याद करना। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया? प्लीज़ 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 आप सभी से निवेदन है, आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पाषाण काल से। पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इस समय क्या होता था, जो मानव थे, मानव कैसे थे? मानव जो थे जानवरों के भांति कहाँ रहते थे? जंगलों में निवास करते थे। अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते थे, या भी करते भी थे तो 1 से 2% करते थे। कैसे रहते थे? शिकार करते थे जंगलों में, कच्चे मांस को खाते थे। ठीक है, और इनके पास कोई भी रहने के लिए स्थायी रूप से निवास नहीं था। पाषाण काल में क्या हुआ, धीरे धीरे ये काल को जो है अलग अलग चरणों में बांटा गया, और आधुनिक जो है मानव का, या फिर मानव ने आग खोजा, चकमक पत्थर खोजा, चकमक पत्थर को आपस में क्या कराया?
फ्रिक्शन कराया, और फ्रिक्शन के बाद ही क्या हुआ, आग जो है, आग की खोज की गई, आग की खोज की गई ऐसा माना जाता है। लेकिन आग तो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी में या फिर इस ब्रह्मांड में था ही, है ना। तो आग की खोज की गई, उसके साथ ही पका हुआ भोजन चालू किया इन्होंने खाने के लिए, और खाने के लिए उसके बाद अनाज का उत्पादन किया, मतलब खेती किसानी की। और अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो इसके साथ ही इन लोग पशुपालन किए और स्थायी रूप से निवास जो है प्रारंभ किए। भारत में देखें तो भीमबेटका इसका मतलब साक्ष्य है कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, रहते थे, है ना। वैसे ही हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इसको वर्ग में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ में पाषाण वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है और भारत में 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, हमने देखा कि ये कितने भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार में बांटा गया है, तो इनके द्वारा जो औजार उपयोग किया जाता था, मतलब जो पाषाण काल में जो मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो जिस प्रकार के औजार प्रयोग में लाए, उस औजारों के आधार पर ही इस काल को बांटा गया है। भारत में इसे 3 भागों में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ में इसे 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल में क्या होता है, हाथ से चलने वाला कुठारी। इन्होंने पत्थर से क्या बनाया, हाथ से चलने वाला कुठारी बनाया। तो इसे क्या है इसमें औजार, पूर्व पाषाण में हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित कुदारी बोलते हैं ना जिसको, वही कुदाल। ठीक है, कुदारी इन्होंने क्या किया, बनाया। ठीक है, उसी के आधार पर इसे पूर्व पाषाण काल में शामिल किया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है स्थलों में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्थलों में मिले हैं, तो सिघनपुर की गुफा, रायगढ़ में स्थित है सिघनपुर की गुफा। अगर आप रायगढ़ से बिलासपुर जाते हैं तो उस समय बीच में जो है, रायगढ़ में और खरसिया के बीच में सिघनपुर की पहाड़ी दिखती है। ठीक है, सिघनपुर की पहाड़ी। तो इसका पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल क्या है, कौन सा है, सिघनपुर की पहाड़ी। कौन सी है, सिघनपुर की पहाड़ी। और एक और है रायगढ़ में ही, भंवर खोल। क्या है, भंवर खोल। ये 2 जगह याद रखिए, सिघनपुर की पहाड़ी और भंवर खोल। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल में जो स्थल मिला है वो है कबरा पहाड़। क्या है, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ अपने आप में ही 2 से 3 क्वेश्चन को घेर लेता है। कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ को ही क्या कहा जाता है, शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा पाषाणकालीन स्थल कहाँ से मिले हैं, रायगढ़ से मिले हैं। मतलब रायगढ़ में कहीं भी गुफा को खोजो तो वहां पे पाषाणकालीन आपको चित्र जो है मिल ही जाएंगे। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ को अलग से हम पढ़ेंगे, है ना। सिघनपुर को भी अलग से पढ़ेंगे। ये किससे संबंधित है, सिघनपुर जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में हमने देखा क्या, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में महानदी घाटी। इस स्थलों को पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कब से संबंधित है। महानदी घाटी किससे संबंधित है, उत्तर पाषाण काल से। ठीक है, और कौन है, धनपुर। धनपुर कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, बिलासपुर संभाग में। धनपुर, धनपुर भी किससे संबंधित है, उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या मिला, उत्तर पाषाण काल में मानव की आकृति, मतलब मानव इतना समझदार हो गई से कि खुद के चित्र बनाए जाना तरी से। ठीक है, तो मानव के चित्र कौन से काल में मिले हैं, तो उत्तर पाषाण काल में मानव के चित्र जो है मिले हुए हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थल से, जेमा से कौन सा है, महानदी घाटी है और धनपुर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओकर बाद हम देखथन नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कहाँ कहाँ है, अर्जुनी जो कि दुर्ग में है। अर्जुनी, अर्जुनी कहाँ है, दुर्ग में है। उसके बाद है चितवा डोंगरी। क्या है, चितवा डोंगरी। ठीक है, चितवा डोंगरी और अर्जुनी, ये 2 चीजें हमने देखा। इन दोनों को याद रखिए, कौन कौन से हैं, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम। क्या है, टेरम। इतना आप सबको समझ में आया, याद हो गया, स्थलों के नाम याद हुए। एक बार रिवाइज कीजिए अपने आप से। तो अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल से कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट है सिघनपुर की गुफा।
ठीक है, सिघनपुर की गुफा कहाँ स्थित है और कौन से काल से संबंधित है? ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो है बस्तर और रायगढ़ के बीच जो मैदानी क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है सिघनपुर की गुफा। ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। कैसी गुफा है? प्राचीन गुफा है। पूछा जाता है सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन गुफा है सिघनपुर की गुफा। इसमें कैसा शैल चित्र मिला है? तो इसमें जो शैल चित्र मिले हैं वो गेरुआ रंग के हैं। कैसे रंग के हैं? गेरुआ। गेरुआ मतलब लाल जैसा कुछ, रंग दे तू मुझे गेरुआ वाला गाना है ना, वैसी वाला कलर। ठीक है, गेरुआ रंग में है। गेरुआ रंग में इसका क्या है? शैल चित्र है। अब क्या है? पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मानव की आकृति है। पंक्तिबद्ध मानव की आकृति है, ऐसा बताया गया है। मतलब ऐसे लाइन से ऐसे मानव की आकृति है। ठीक है, जो कि कहीं जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो कहाँ जा रही है? शिकार करने जा रही है। ठीक है, मतलब शिकार करते हुए मानव का पंक्तिबंध जो है शैल चित्र जो है, चित्र जो है कहाँ मिला है? सिघनपुर की पहाड़ी में मिला है। इसकी आकृति जो है सीढ़ी नुमा है। कैसी है? सीढ़ी नुमा आकृति है। सीढ़ी नुमा आकृति मतलब ऐसे 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 करके यहाँ पे एक जन मानव बना है, ऐसे ऐसे कुछ आकृति होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पंक्तिबद्ध मानव का, शिकार करते हुए मानव का शैल चित्र कहाँ मिला है? सिघनपुर की गुफा में मिला है। ये कौन से काल से संबंधित है? तो ये पाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। कौन से जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। और अगर पूछा जाए डीप से तो कहाँ स्थित है? चवर ढाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? चवर ढाल में स्थित है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कबरा पहाड़। कबरा पहाड़, इससे पहले हम इसमें एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की? 1910 में एंडरसन द्वारा। एक अंग्रेजी कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे एंडरसन। एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई है 1910 में। फिर इसका जो है छत्तीसगढ़ का जो है अमरनाथ दत्त जी, कौन थे? अमरनाथ दत्त एक रेलवे के क्या थे? ये कर्मचारी थे। ठीक है, इन्होंने अगर जा रहे होंगे कहीं, है ना, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होंगे, तो इन्होंने गुफा देखा, गुफा के भीतर जाके उसका क्या किया? अध्ययन किया और जो है सूचनाओं का प्रकाशन किया। ठीक है, तो किसने खोजा? एंडरसन ने खोजा। इसका जो है सूचनाओं का प्रकाशन किसने किया? अमरनाथ दत्त जी ने किया। इतना हमने देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कबरा पहाड़। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? कबरा पहाड़ रायगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायगढ़ में जो है कबरा पहाड़ स्थित है। ठीक है, रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ को क्या कहा जाता है? शैलाश्रयों का गढ़। क्या कहा जाता है? शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो रायगढ़ को कहा जाता है। पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कबरा पहाड़ में कैसे चित्र मिले हैं? शैल चित्र का रंग कौन सा है? तो शैल चित्र का रंग है लाल गेरुआ रंग। लाल गेरुआ रंग। कौन सा रंग है? लाल गेरुआ रंग है। दिख नहीं रहा है लाल, कैसा है? लाल रंग का है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चित्र मिले हैं? कैसे कैसे चित्र मिले हैं? तो इसमें जो है घड़ियाल के चित्र मिले हैं। किसके मिले हैं? घड़ियाल के। घड़ियाल हो गए, छिपकली हो गई, है ना, इसके चित्र इसमें मिले हैं। तो इन दो चीजों को आप याद रखिए। कबरा पहाड़ में क्या लगे हैं? घड़ियाल मिले हैं ना, सांभर की चित्रकारी मिली है। सांभर, सांभर एक तो जीव होता है या फिर जानवर होता है ना, उसका चित्र यहाँ से मिला है। कबरा पहाड़ समझ में आ गया। और देख लेते हैं रायगढ़ में और कौन कौन सा स्थल है। ठीक है, तो ओंगना। ओंगना एक क्या है? एक पसाड़कालीन स्थल है ओंगना। टीपाखोल, भंवरखोल, बोतलदा। क्या है? बोतलदा। बोतलदा भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? बोतलदा।
ठीक है। बोतलदा मतलब बोतलदा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है, तो बोतलदा है। पूछा जाता है सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है, बोतलदा गुफा है। इसके अंत में सूर्य को समर्पित एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर है जो कि गुप्त कालीन है ऐसा माना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमने देख लिया पाषाण काल, तीनों कालों के बारे में समझा। अब हमारा आता है नौ पाषाण काल। क्या आता है, नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में क्या आता है, हमने पढ़ा था चितवा, डोंगरी और अर्जुनी। चितवा, डोंगरी, ठीक है। चितवा डोंगरी में क्या आता है, चितवा डोंगरी भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं किस काल से संबंधित है, तो इसका काल कौन सा है, तो इसका काल है नौ पाषाण काल। क्या है, नौ पाषाण काल, ठीक है। नौ पाषाण काल में देखते हैं, नौ पाषाण काल में ये स्थल मिला है, तो कहाँ मिला है, कौन से स्थल में मिला है, तो ये मिला है राजनांदगांव में। कहाँ है, राजनांदगांव, कहाँ है, राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है। इसमें विशेष क्या है, तो इसमें विशेष है जिसको पूछा जाता है पेपर में, इसमें ड्रैगन का चित्र मिला है। किसका मिला है, ड्रैगन जैसे, ड्रैगन जैसे जानवर का चित्र मिला है। ड्रैगन कहाँ होता है, चीन में होता है। तो पूछा जाता है कि चीनी सभ्यता का जो चित्र है या फिर आकार है कहाँ मिला है, तो चीनी सभ्यता, च से चीन, च से चितवा डोंगरी कहाँ मिली है, राजनांदगांव में मिली है, ठीक है। तो इसमें चीनी सभ्यता का मिश्रण माना जाता है। कैसी सभ्यता, चीनी सभ्यता, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। इतना समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ते हैं महापाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, महापाषाण काल, ठीक है। महापाषाण काल क्या है, जिसमें जो यदि कोई मृत हो जाता है, ठीक है, पहले के काल में यदि कोई मर जाता था या फिर मृत हो जाता था, तो उन्हें दफनाने के लिए दफना दिया जाता था। दफनाने के बाद एक मतलब स्मृति के रूप से बड़े से पत्थर को क्या कर दिया जाता था, स्मृति चिन्ह के रूप में लगा दिया जाता था, ठीक है। जो अभी भी क्या करते हैं, बस्तर के आदिवासी हलान गट्टा के रूप में प्रयोग करते हैं। यही क्या कहलाता है, महापाषाण कालीन कहलाता है, ठीक है। महापाषाण कालीन जो है छत्तीसगढ़ में कितने मिले हैं, 500 ऐसे जो है महापाषाण कालीन जो है स्मारक छत्तीसगढ़ से मिले हैं। तो ठीक है, कौन कौन से जिलों में मिला है, बालोद में सबसे ज्यादा मिला है, बालोद में मिला करका भाठा, करका भाठा, करही बदर का याद रखिए, करही बदर, भुजगहन, भुजगहन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और देखते हैं कौन सा, कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले में जो है स्थल उसको पूछा गया है, कोंडागांव। कोंडागांव में कौन सा है, गढ़धनौरा। कौन सा स्थल है, गढ़धनौरा, ठीक है। कौन सा स्थल है, कोंडागांव में गढ़धनौरा, ठीक है। तो हमने देखा महापाषाण कालीन स्थल। महापाषाण काल में क्या होता था, घेरने के लिए जो है एक स्तंभ के रूप में पत्थरों का यूज किया जाता था, बड़े बड़े, जिसको खुदाई करके निकाला गया है, ठीक है। तो इसको क्या है, इससे जो जुड़े हुए जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। कौन कौन है, रमेंद्र नाथ मिश्र, इनको याद रखिएगा, रमेंद्र नाथ मिश्र, राम जी भगवान को याद रखना, रमेंद्र नाथ और भगवान दास, ठीक है। कौन है, भगवान। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा पाषाण काल जो है समाप्त होता है। तो आज हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ के सामान्य हमने इतिहास के बारे में चर्चा की कि कौन कौन से काल होते हैं। उसमें से हमने सबसे पहले काल देखा पाषाण काल, उससे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों के बारे में जाना और महापाषाणकालीन स्थल के बारे में भी जाना, ठीक है। अब इससे संबंधित हम सवाल देख लेते हैं। सवाल इसलिए देखते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं, वो हमें समझ में आ सके। उसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। पहला प्रश्न है,
कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, चितवा डोंगरी किस पाषाणकालीन स्थली के रूप में जाना जाता है? किस पाषाण काल से संबंधित है? अभी पढ़ा है वही है, प्लीज इसका आंसर जरूर दें। संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सवाल, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा और सबसे लंबी गुफा कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन एवं लंबी गुफा कौन सी है? लंबी गुफा है। अगर आप सब इसका आंसर दे तो हमें ये समझ में आए आपको आज का क्लास जो है समझ में आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जांजगीर चांपा, ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग। ठीक है, इसका आंसर दें आप सभी। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पाषाण काल, या फिर ऑप्शन नंबर डी नव पाषाण काल। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और लंबी गुफा कौन सी है? ऑप्शन ए है कुटुम सर गुफा और कबरा पहाड़ की गुफा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है सिंघनपुर व जोगीमारा की गुफा, ऑप्शन नंबर सी कैलाश गुफा और सिंघनपुर की गुफा, या फिर ऑप्शन नंबर डी। सी तक हो गया ना? ऑप्शन नंबर डी। डी देखिए, दिख रहा है क्या आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी है सिंघनपुर और बोतलदा। क्या है? सिंघनपुर व बोतलदा। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या है? सिंघनपुर और बोतलदा। तो ये 3 सवाल है जिसके आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया तो आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम महाभारत काल और रामायण काल को देखेंगे, जिसमें रामायण काल में छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। आप सभी अपने तैयारी में बने रहें और हमारा वीडियो जो है क्लास जो है देखते रहे। यदि आपके लिए सहायक है, उपयोगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।